Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के सॉल्यूशन वाले चैप्टर की जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इसमें हम डिस्कशन करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो इसमें ये होगा, व्हाई द ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इज प्रिफर्ड ओवर द अदर मेथड फॉर द फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ डिस्कस हम इसको डिटेल में कर लेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, और उसके कॉजेज़ क्या हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के। तो ध्यान से समझिएगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको प्रूव करना है, लास्ट प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिफ्यूज़न क्या है। सिलेबस में नहीं है पर इसका रिलेशन है, इसको जल्दी समझ में आएगा। हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द पार्टिकल है। अब यहाँ डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। द ट्रांसफ़र ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, इसमें ये ध्यान में रखना है, जो कंसंट्रेशन है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है पार्टिकल का, चाहे सोल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, किसी भी तरीके से। अब हमें पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन क्या है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है जब सोल्यूट पार्टिकल मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो, सोल्यूट के ज़्यादा हो। जैसे जैसे सॉल्वेंट हम और उसके अंदर ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन में, तो नेचुरल है वो डाइल्यूट होने लग जाएगा, या हम ये कहें कि कंसंट्रेशन उसकी कम होने लग जाएगी। डाइल्यूट होना का मतलब है कंसंट्रेशन कम होना। और दो सॉल्यूशन हैं जिसके अंदर हायर और लोअर कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक में ज़्यादा है, एक में कम है। किसके कंपेयर में कम है? एक दूसरे के कंपेयर में कम है। ये नहीं कह सकते दोनों सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेटेड हो सकते हैं, उनमें से एक लोअर कंसंट्रेटेड वाला मान लिया जाएगा। दोनों ही लोअर हो सकते हैं, एक में थोड़ा सा ज़्यादा लोअर कंसंट्रेटेड मान लेंगे। जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है उसमें सोल्यूट जो होंगे, यानी कि पार्टिकल जो सोल्यूट हैं, ये वन पार्टिकल मान लिए, दूसरे वाले में जो सोल्यूट हैं उसमें सोल्यूट के पार्टिकल 2 मान लिए। हायर कंसंट्रेशन में इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे। अब ये इस ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि एक ने ले लिया हमने 10 ml, एक में ले लिया 200 ml। नो, यदि हमारे पास में वॉल्यूम सेम है तब की बात की जा रही है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि एक जगह सॉल्यूशन है, कैसा है, लोअर कंसंट्रेटेड और हायर कंसंट्रेटेड, कोई रिलेशन नहीं, वर्सेस सॉल्वेंट। अब कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड और कौन सा कम कंसंट्रेटेड है? इसमें तो सोल्यूट है ही नहीं, इसमें कम से कम सोल्यूट तो है, चाहे वो कितने भी मॉलिक्यूल्स हों, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड माना जाएगा। यहाँ तो सोल्यूट है ही नहीं है, दैट इज़ हाई कंसंट्रेटेड एंड दिस इज़ लो कंसंट्रेटेड। यहाँ हमारा मेन मकसद है कंसंट्रेशन को पहले समझाना। अब देखिएगा, डिफ्यूज़न तो हमने सिंपली बोल दिया,
द ट्रांसफर ऑफ द particle either solute or solvent from higher concentration to lower concentration with the help of any external agency. अब हमारे पास में है दूसरा, वो है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में फिक्स कर लिया सोलवेंट का ट्रांसफर है। मान लीजिएगा हमारे पास यहाँ है सॉल्यूशन और इधर है केवल सॉल्वेंट। क्लियर? बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is that membrane which permit only solvent through it। चाहे वो कहीं से भी इधर से इधर जाने के लिए परमिशन दे या इधर से इधर जाने के लिए परमिशन दे। किसको देगा? केवल सॉल्वेंट को, सोल्यूट को नहीं देगा। बिकॉज द साइज of the solute particle is greater than that of solvent and the pore inside the semi-permeable membrane is suitable only for passage of solvent particle। छोटे पोर होते हैं इसलिए solvent जा सकता है, solute नहीं जा सकता। अब ये हमारे पास में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एक तो नेचुरल होती है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है जो अपर स्किन होती है, एनिमल्स की कहें या प्लांट्स की कहें। अपर स्किन ऊपर वाली, किनकी? एनिमल की और प्लांट्स की। ये इनकी क्या होगी? अपर मेम्ब्रेन। अपर मेम्ब्रेन। जैसे यूजुअली पिग का ब्लैडर होता है, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। दूसरी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है सेलोफेन या FeCU2FeCN का होल 6, यानी कि कॉपर फेरो साइनाइड, या सिलिकेट भी हो सकते हैं। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स किसके? ऑफ आयरन के हो सकते हैं, कोबाल्ट के हो सकते हैं, निकल के हैं। ये भी एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम केवल क्या है? इट परमिट ओनली द ट्रांसफर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस इट। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अभी हमने डिस्कस यहाँ किया था सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये लेस कंसंट्रेटेड है, ये मोर कंसंट्रेटेड है। अब इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल जो होंगे, वो सॉल्वेंट पार्टिकल ही लेस कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे, या ये कहें कि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। किसके थ्रू जाएंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। अब इसको हम कहेंगे ओस्मोसिस। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन through semi permeable membrane. It is osmotic pressure, osmosis। अब osmotic pressure के हमें डिस्कशन करना है। अब हमें क्या करना है? osmotic pressure। अब यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दी, उस पर हमने प्रेशर लगाना है। इसको बंद कर दिया।
ऑस्मोसिस से तो ये इसका लेवल राइज होता है और इसका डिक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बंद कर रखा है। अब हमने इतना प्रेशर लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है। ये खुला हुआ है तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, चाहे खुला भी रहेगा तो निकल जाएगा, एक तरह से निकलना नहीं है, हमें बंद कर दीजिएगा। इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा नेट एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे कि ताकि इसका सॉल्वेंट वाले कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन की तरफ आना स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। कितने प्रेशर पर बंद हो रहा है? किसका? सॉल्वेंट पार्टिकल का लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आना रुक रहा है, वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इट इज मिनिमम एक्सेस और एक्स्ट्रा प्रेशर that has to be stop the net flow of solvent from less concentrated solution to high या higher concentrated solution inside solution or more concentrated compartment is said to be osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। कहाँ हो रहा है ये? इनसाइड दी मोर कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ ये अप्लाई हो रहा है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई टेंशन तो है ही नहीं। अब हमारे पास में एक छोटा सा एक बात और भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही। यदि हम इसमें एक और प्रेशर डेवलप कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो साइन है वो पाई है, एक ऐसा मैकेनिकल प्रेशर डेवलप कर दें, किसमें करें? उसी सॉल्यूशन साइड में, उसी मोर कंसंट्रेटेड साइड में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा हो या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। वो ना केवल इसको आने से ही रोके, बल्कि इसको सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाना स्टार्ट करवा दे। यानी कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसका उल्टा होने लग जाए। लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो आते थे पार्टिकल सॉल्वेंट, अब उल्टा हो रहा है। वो सॉल्वेंट पार्टिकल, यहाँ ध्यान रखें बात हम सॉल्वेंट की कर रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल का मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चले जाए, इतना और प्रेशर इस सॉल्यूशन साइड में हमने डेवलप कर दिया, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम, जो घर में अपने लगा होता है। जो हम सॉल्टी वाटर को हम फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जितने उसमें साल्ट होने चाहिए, जितनी उसकी टेरिटी होनी चाहिए, उतनी ही हम उसमें कन्वर्ट करने वाला जो सिस्टम है, तो आरओ सिस्टम घर में लगा होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ? दैट इज़ एन एक्स्ट्रा लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर द सॉल्यूशन compartment which not only prevent the solvent particle from solvent to solution but also permit the
ट्रांसफर ऑफ द सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सोलवेंट, दैट इज द अपोजिट टू ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस फिनोमिना। अब हमें प्रूव करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। होता क्या है, जैसे हमने गैसियस लॉ पढ़े हुए 11th स्टैंडर्ड में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये बहुत सारे हमने लॉ पढ़े हुए हैं। अब उन्हीं लॉ को हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज जस्ट लाइक एज ए आइडियल गैस इक्वेशन। प्रूव भी कर रहे हो। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, इसमें हमने एक साइंटिस्ट और ऐड कर दिया, वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ कर दिया। हम देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहाँ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी था। वी यानी वॉल्यूम, एन अपॉन वी कह भी सकते हैं इसको। तो यहाँ हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को हम मोलर कंसंट्रेशन कह देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये एक वैल्यू थी, एन की वैल्यू 1 होगी तो ये एन 1/v आ जाएगा, और एन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने भी होंगे उसके बेस पर हम मोलर कंसंट्रेशन कर दें। वैसा ही हमने लिया बॉयल्स की लॉ की तरह। एंड अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ चार्ल्स लॉ, क्या था वो, ये था एट ए कांस्टेंट प्रेशर, वहाँ कांस्टेंट प्रेशर का रखा था, लेकिन हम तो प्रेशर की बात कर रहे हैं नहीं यहाँ पे, तो यहाँ कहेंगे एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। उसमें था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ द कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट osmotic pressure directly proportional to molar concentration and temperature। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम सेंटीमीटर में तो ऊपर 1000 लगा लीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to number of moles of solute। It is colligative property। colligative property वही तो होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट रख लेंगे, आर रख लिया। ये CM का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलल नहीं है, मोलर है। मोलर कंसंट्रेशन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आर गैस कांस्टेंट जैसा ही है, या गैस कांस्टेंट की वैल्यू ही होंगी। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 11th में बहुत बार पढ़ रखा आपने, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, या फिर जूल में लेती है तो वो 8.314 है, वो जूल में नहीं लेनी है, हमें लीटर में लेनी है, एटमॉस्फेरिक में लेनी है, टेम्परेचर केल्विन में लेना, और नंबर ऑफ मोल्स में लेना है पर में। तो हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने के लिए
जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो हो गया पाई इज इक्वल टू नंबर, ये सी एम का मतलब मोलर कंसंट्रेशन था मोलरिटी की WA अपॉन MMA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर एंड देन R इंटू T। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगी। अब यहाँ हमने कहीं भी एक बार भी डिस्कस नहीं किया द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लिमिटेशन वो नहीं रही इसमें। ना ही हमने डिस्कस किया द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, नहीं किया। तो मोलालिटी भी यूज़ नहीं कर रखी, मोलालिटी यूज़ कर रखी है, तो वो हमने ध्यान दे लिया। राइज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर वो फैक्टर इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा है। ये रूम टेम्परेचर पर ही ज़्यादातर यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ बैकमैनन थर्मामीटर जो कॉस्टली था और इजीली अवेलेबल नहीं था, वो वाली भी लिमिटेशन इसमें ख़त्म हो गई है। क्लियरिटी है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कुछ और, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ इसके हम क्वेश्चन भी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले की बात हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास में है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सभी सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास में कंसंट्रेशन और टेम्परेचर यदि सेम रहती है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहता है। दीज आर दोज सॉल्यूशन विच हैव आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर होगा। यदि ऐसा ना हो, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा हो, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और एक का कम है, जिसका ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम सिंपल कहते हैं गुस्सा तेज आता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ हाइपरटेंशन हो जाती है। या हम सिंपली कहते हैं वाई यू आर गोइंग टू हाइपर, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। हाइपर वर्ड वहाँ से, हाइपर मतलब हाई, और दूसरा जो होगा वो कम रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास इस चीज़ के बारे में पता हो गया कि हमारे पास समझ में आ गई इससे रिलेटेड कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो टेक्निक है कोलिगेटिव की, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालते हैं, वो ज़्यादा प्रिफर क्यों किया जाता है एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो ये है, ध्यान से इसको क्वेश्चन को बिल्कुल समझने की कोशिश करना है और समझ में भी आएगी। वाई ऑस्मोटिक प्रेशर technique is preferred over other methods to determine molecular यानी कि मोलर मास ऑफ
मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े वाले मोलिक्यूल्स, इसके सोल्यूट के, जैसे पॉलीमर है, पॉलीमर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े मोलिक्यूल्स हैं, उनके लिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों लिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, तो बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना है इसको क्वेश्चन को। अब ध्यान से ये समझना है, द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to power 6 ग्राम पर मोल। क्लियर? 6 ग्राम पर मोल। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका जो मोलिकुलर मास होता है किस ऑर्डर में होता है? 10 to power 6 ग्राम पर मोल। द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इज वेरी लो। जो मोलालिटी ली जाती है वो कम ली जाती है। क्लियर? सच सॉल्यूशन मेथड जैसे लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो मेथड्स हैं कैन नॉट बी यूज बिकॉज चेंज डिटरमाइन इन दीज प्रॉपर्टी। जो चेंजिंग इस प्रॉपर्टी से, इन प्रॉपर्टीज से हम निकालते हैं, आर वेरी स्मॉल। जितना भी चेंजिंग होता है वो कम होता है, दस कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्यूरेटली। हम उसमें वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में तो हमने मोलालिटी की बात करी ही नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज। क्लियर? तो उसके कंपेयर में हम क्या करेंगे, तो यहाँ मोलरिटी यूज कर ली, तो एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज। उसमें स्मॉल था, इसमें लार्ज है। इवन इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन कितना भी डाइल्यूटेड हो तब भी हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर लार्ज वैल्यू आएगी, एक्यूरेसी आएगी। मोलालिटी डिस्कस नहीं हो रही, उसमें मोलरिटी हो रही है। मोलालिटी होने के कारण जो चेंजेस होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, इसलिए एक्यूरेट वैल्यू आना बड़ा मुश्किल है। क्लियर हो रही बात? एक बात तो ये ध्यान में रखनी है इसके अंदर। दूसरी बात है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड फॉर बायोमोलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स इज नॉट सुटेबल नहीं है। उसका एक और भी कारण है, बिकॉज दीज मोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी अपने आप की कम शो करते हैं। ये भी एक एडवांटेजेस है। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम कहाँ मेजर करते हैं? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर हम डिस्कस करते हैं, इसलिए हमारे पास ये सारी कहानी आती है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत बार यूज़ की गई है। अब जो कंपटीशनल बात कर रहे हैं हम कंपटीशनल बात कर रहे हैं उसमें कुछ हम चीज़ फॉर्मूले याद कर लेंगे। हालांकि वो फॉर्मूले सिलेबस बेस्ड कम हैं, वो फॉर्मूले हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपटीशनल है उनमें ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी रिलेशन पूछ रखा है, वो रिलेशन का ध्यान रखिए। किसका रिलेशन? फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर and relative lowering of vapor pressure। क्लियर? खाली आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, डेरिवेशन नहीं है, कंपटीशनली काम आता है। ये है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहाँ P लिख रहा हूँ, ये आ गया P0B माइनस PS। याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा लिख रहा हूँ
क्या चीज़ इधर लिख रहा हूँ कि जो हमने सोल्यूट मान रखा है वो हमारे पास ए है, सोल्यूट जो है हमारे पास वो ए है, और सॉल्वेंट है वो बी है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अपॉन पी नॉट बी इनटू डेंसिटी आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एक रिलेशन ये याद रखना है। ये डायरेक्ट अपना न्यूमेरिकल में से कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप निकाल सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। दूसरा है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने डिस्कस भी कर रखा बॉइलिंग पॉइंट एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ प्रेशर इक्वल टू डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी तो हमें निकालना आता ही था, इनटू डी आर टी अपॉन 1000 इंटू के बी। के बी क्या था? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये रिलेशन भी याद रखना है। तीसरा रिलेशन है हमारे पास में जो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, सिंपल ही है, जैसे ये याद वैसे इसको याद कर लीजिएगा। प्रेशर यहाँ पाई की वैल्यू है वो है डेल्टा टी एफ इंटू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000 इंटू के एफ। के एफ क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट था। अब एक दो इम्पोर्टेंट रिलेशन याद रखना है, ये कंपटीशन में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी वर्सेस रिलेटिव lowering of vapor pressure, delta T B into 1000 into KB upon molecular mass of solvent P नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी। ये क्या था? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आखिरी जो रिलेशन याद रखना है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वर्सेस रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे ये था वैसे यही है, डेल्टा टी एफ इंटू 1000 के एफ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट को हमने बी बना रखा है, सॉरी यहाँ भी बी लिख लीजिएगा, बी टी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। ये कुछ रिलेशन है, ये याद रखने हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या थी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन? ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन साइड में लग रहा है। ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो सॉल्यूशन साइड में लग रहा है, जो सोलवेंट पार्टिकल को सोलवेंट वाले कंपार्टमेंट में यानी बर्तन से सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है। क्लियर?
वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और उससे ज़्यादा प्रेशर वहीं डेवलप कर दे, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना था वो बंद हो चुका है, उससे और ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर देंगे तो ऑस्मोसिस का रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अब सॉल्वेंट को तो आने ही नहीं दे रहा, साथ साथ में सॉल्वेंट जो हायर कंसंट्रेशन कंपार्टमेंट या सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में है वो वापस जा रहे हैं किस साइड में, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या सॉल्वेंट वाले कंपार्टमेंट की तरफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। वो कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। एक तो ये याद करना था। दूसरा हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैंने डिस्कस किया है, वाई द ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इज प्रीफर्ड ओवर अदर मेथड्स। अदर मेथड्स कौन से, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले, टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स। बड़े मोलिक्यूल में नहीं आती है। क्या हमने जितनी भी टेक्निक बात की है, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ दिया जाए, उनमें हमने मोलरिटी की बात नहीं की है, मोलालिटी की बात की है। मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलिकुलर मास जो होता है 10⁻⁶ ग्राम पर मोल होता है। तो नेचुरल है जो चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे मोलिकुलर मास कर रहे हैं, वो वेरी टू स्मॉल आया, वो रिज़ल्ट कम आ रहा है, और रिज़ल्ट बहुत कम आ रहा है, चेंजिंग बहुत कम हो रही है तो रिज़ल्ट भी कम आ रहा है। लेकिन फिर कम आएगी वैल्यू तो हम उसमें एक्यूरेसी नहीं पता कर पाएंगे, वो उसके चांसेस फॉल्ट के होने चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो वहाँ हमने मोलरिटी कर रखी है। जो चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट वैल्यू इज़ मच लार्ज, तो हमारे पास दिखाई दे जाएगी कि एक्यूरेट है या नहीं है, एक्यूरेसी आएगी उसमें। नेचुरल है वो हम ये टेक्निक लगाएंगे। दूसरी ओर यदि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर राइज अप करना पड़ता है, राइज अप करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो रिजल्ट गलत आना ही आना है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर हम डेवलप करवाते हैं। ये क्वेश्चन हमने याद रखने हैं। ये जो रिलेशन बताए हमने 5, ये रिलेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बड़ा सिंपल है। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास यानी कि किसका, सोल्यूट का, किसका सोल्यूट का, यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MMA। इफ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे, उसके हेल्प से निकालेंगे, तो वो जो मोलिकुलर मास आया है दैट कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास इज नॉट रिजम्बल्ड, वो सेम नहीं है टू द एक्चुअल मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। जो मोलिकुलर मास सोल्यूट का होता है उसके कंपेयर में बिल्कुल अलग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसमें लार्ज डिफरेंस आ रहा है। तो जो गलत वैल्यू आ रही है दैट इज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। दोबारा ध्यान से सुनिएगा। इफ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड विच इज नॉट रिजेंबल टू द एक्चुअल molecular mass of the solute, this wrong value of molecular mass of solute is said to be abnormal molecular mass। क्या आएगा? abnormal molecular mass। बड़ा सिंपल से तरीके से हम करेंगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये बिल्कुल इजीली हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कि भी क्या गलती हो रही है। हाँ, अब यहाँ हमें जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि भी जो हमारे पास में ये गलत वैल्यू आई है, वो गलत वैल्यू जो है वो हमारे पास क्यों आई है, इसके कारण क्या है? आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कोई भी पार्टिकल सॉल्यूट का है वो क्या तो डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया है,
यानी वो क्या तो टूट गया है, टूटा नहीं है तो किसी के साथ वो आपस में जुड़ गए हैं तो रॉन्ग वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही रॉन्ग वैल्यू आएगी तो नेचुरल है कि वो हम मोलिकुलर मास जब निकालने बैठेंगे तो वो भी तो गलत आएगा। तो डिसोसिएशन की बात हम करते हैं तो डिसोसिएशन में हम मान लीजिएगा सोडियम क्लोराइड का करना चाहते हैं, ये सोल्यूट पार्टिकल ले लिया और जैसे इसको हमने सॉल्वेंट एक्वस में मिलाया तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में मान लीजिए डिसोसिएट हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों का सम कितना आया 58.5, इतना आना चाहिए, लेकिन वो तो टूट गया। वो सोडियम आयन का है, क्लोराइड आयन का आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, तो गलत वैल्यू आएगी वो टूटने से। यदि टूट गया है जो ड्रॉबैक भी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये हमारे पास में आता है तो ठीक, अदरवाइज गलत। मान लीजिए हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, CH3COOH, किसकी बात करें, एसिटिक एसिड की, इथेनोइक एसिड की। इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं, तो आना चाहिए 60। कितना आना चाहिए 60, इसका मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, लेकिन वो आ रहा है हमारे पास रिजल्ट 120, इसका डबल आ रहा है। डबल आ रहा है इसका मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, CH3C डबल बॉन्ड O, OH, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। एक मोनोमेरिक यूनिट ये, दूसरी ये, दो डाइमर बन गया। डाई मीन्स दो और मर मीन मैरस यूनिट। Even in the elevation in boiling point, on increase the temperature, these two molecules associate each other even in the gaseous or vapor state. तो दो का है तो दो ही जुड़ेंगे तो दो ही कहीं आएगा। ये दो कारण हो सकते हैं, डिसोसिएशन हो सकता है टूटना, या एसोसिएशन जुड़ना हो सकता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी पड़ेगी ना कहीं हमें। ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई लास्ट टॉपिक में, कहाँ करवाई हमने, लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर्स। वेंट हॉफ फैक्टर, ये आई से डिनोट किया जाएगा। आई क्या चीज़ है, ये हमारे पास में आई एक रेशियो है। किसका रेशियो है, वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रेशियो नीचे लिखेंगे, वो कौन सी चीज़ है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। ये हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं वो ऑब्जर्व बोलते हैं, जो कैलकुलेटेड कहते हैं उसको नॉर्मल वैल्यू भी बोलते हैं। कैलकुलेटेड को क्या कहते हैं, नॉर्मल, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑब्जर्व। अब हमारा एक मेन मोटो और भी था कि जो जितने भी हमने फॉर्मूले डेवलप किए हैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उनमें यदि हम देखेंगे, मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस साइड लास्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से इसको एक बार याद कर लीजिएगा ताकि इससे भी रिलेटेड बात आ जाए वहाँ, कि हमारे पास में एलिवेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, T0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल टू XA या इक्वल टू NA अपॉन NB या इक्वल टू NA की वैल्यू थी WA अपॉन MMA, और ये आ गया हमारे पास में, नीचे आ जाएगा WB, ऊपर आ जाएगा MMB। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी थी डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0
नोट बाद में था, इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी WA अपॉन MMA इंटू 1000 अपॉन WB। ये भी मोलालिटी है, यहाँ भी मोलालिटी है। तीसरी हमारे पास में थी डेल्टा TF इक्वल टू T0F, पहले आएगा यहाँ पर TF इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MMA इंटू 1000 अपॉन WB। यहाँ भी मोलालिटी है, तो ये थर्ड आ गई। और ऑस्मोटिक प्रेशर है लास्ट का, वो हमारे पास में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू WA अपॉन MMA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलालिटी नहीं है यहाँ पर, क्या चीज़ है, मोलरिटी इंटू R इंटू T। ये फोर्थ, ये चारों। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ये हमारे पास में है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। यानी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूँ तो ऊपर आ जाएगा नॉर्मल, यानी कैलकुलेटेड या नॉर्मल, नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें तो मोलिकुलर मास से बात करना है ना, ताकि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जो अब नॉर्मल मोलिकुलर मास आ रहा है वही आएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास कैसे भी आ सकता है, ये आ गया। दूसरी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है, ये जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है तो ये मोलिकुलर मास दे रखी है ये, या ये कहें कि I इज इक्वल टू MC अपॉन MO, दैट इज़ कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। ये है O यानी कि ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ये I आ गया। जैसे I आ गया तो अब सब जगह हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दे रखा है तो ये I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दे रखा है तो इसको I से हर जगह हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे। I से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास में एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, यहाँ वैल्यू ठीक कर दी जाएगी। ये तो हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यदि I दे रखा है तो की बात कर रखे हैं। यदि I नहीं दे रखा है तो हम जो सिंपली हम बात करते थे उसी के बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास में ये जो I की वैल्यू है ये 1 हो सकती है, ये I की वैल्यू 1 नहीं होगी, यही पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। I यानी कंडीशन फॉर वेंट हॉफ फैक्टर। यहाँ हमने बताना भूल गए हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन का सिंपल ही कहेंगे, इफ़ वी गेट द abnormal molecular mass with the help of any colligative property, this problem overcome by Van't Hoff invented a factor that is said to be Van't Hoff factor and that can be determined as, ये हमारे पास दे दीजिएगा। I की वैल्यू 1 कब कंडीशन में होगी, जब देयर इज नाइदर association nor will be dissociation of solute particle take place। ना तो solute associate हो ना dissociate हो, तब ये I की वैल्यू 1 आएगी। कंडीशन है ये।
और आई की वैल्यू 1 कब नहीं आएगी, क्या तो ग्रेटर देन 1 आएगी। जब डिसोसिएशन हो रहा हो, पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा हो सॉल्यूट का, तब आई की वैल्यू 1 के लेसर आएगी, सॉरी ग्रेटर देन आएगी, और लेसर देन आ जाएगी जब एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो रहा है। तो ये वेंट हॉफ फैक्टर की बारे में, ये इसकी जो एक तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो अब नॉर्मल मोलिकुलर मास है उसको ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने ये फैक्टर डेवलप किया था जिसका नाम था वेंट हॉफ फैक्टर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मटेरियल आपको समझ में आया हो, तो कृपया इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाकर बेल दबा दीजिएगा, क्लिक करिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।